हेलो स्टूडेंट्स, हमने यूपी पीसीएस प्रीलिम सीरीज़ 2021 को स्टार्ट किया था और इसमें हम डेली 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज के जो 10 क्वेश्चंस हैं उसमें से जो फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हैं वो हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड, और स्टूडेंट जो बचे हुए रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस हैं वो मैंने करंट इवेंट से उनको ऐड किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए आज के पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनेक्टेड इन। स्टूडेंट बताइए कि द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया को कब इनेक्ट किया गया था, कब इन्फोर्स किया गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने इसका आंसर दे दिया हो। इसका आंसर होगा 1986। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि पूछा गया है, विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG विल टारगेट द वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट अप टू 2030 इन इंडिया। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसमें से कौन सा ऐसा गोल है जिसमें कि वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल और साथ ही वाटर के परमानेंट मैनेजमेंट की बात कही गई है। स्टूडेंट, ये गोल जो वाटर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड है और जिसमें कि वाटर अवेलेबिलिटी के परमानेंट मैनेजमेंट के बारे में बात कही गई है, वो कौन से गोल के अंतर्गत आता है, आपको इसका आंसर देना है। आई होप कि आपने इसका आंसर दे दिया हो। इसका आंसर है SDG 6, यानी जो यूनाइटेड नेशंस का जो गोल नंबर 6 है वो बताता है वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट। ठीक है, 2030 तक यूनाइटेड नेशन के द्वारा इन SDG गोल्स को कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है। स्टूडेंट, जो यूनाइटेड नेशन का जो SDG गोल है ये क्या है, टोटल 17 गोल्स इसमें दिए गए हैं और इसमें से क्या है, ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि 2019 के ही पेपर में ये वाला जो क्वेश्चन है जिसमें कि वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में अभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, ये क्या है, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 का ही क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया है मैंने, ताकि आप क्या हो, ये आपको ये पता हो कि आपसे अगले आने वाले एग्ज़ाम्स में भी जो भी यूनाइटेड नेशन के जो SDG गोल्स हैं उनमें से 17 गोल्स में से कोई भी गोल आपसे पूछा जा सकता है। तो एक बार हम सारे गोल्स को रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, जो सबसे पहला गोल है वो है नो पॉवर्टी। दूसरा जो गोल है यूनाइटेड नेशन का उसमें कहा गया है ज़ीरो हंगर। स्टूडेंट, जो पहला गोल है उसमें सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये कहा गया है कि क्या हो, कहीं भी गरीबी ना हो। ठीक है, दूसरा गोल जो बताया गया है ज़ीरो हंगर, मीन्स कि कोई भी भूखा ना रहे। स्टूडेंट, उसके बाद जो थर्ड गोल है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का उसमें बताया गया है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, एक अच्छी हेल्थ हो और वेल बीइंग हो। उसके बाद जो गोल नंबर 4 है उसमें बताया गया है क्वालिटी एजुकेशन। उसके बाद गोल नंबर 5 में बताया गया है जेंडर इक्वलिटी। गोल नंबर 6 में बताया गया है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, जिसमें कि ये अभी आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी पूछा गया था, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि क्या हो, वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ऑल एंड इट्स परमानेंट मैनेजमेंट। आप देख रहे होंगे SDG नंबर 6, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। उसके बाद स्टूडेंट, जो यूनाइटेड नेशन का जो गोल नंबर 7 आता है उसमें बताया गया है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के बारे में। जो गोल नंबर 8 है उसमें बताया गया है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। जो गोल नंबर 9 है उसको डेडिकेट किया गया है इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से। जो गोल नंबर 10 है उसमें बताया गया है कि जो हमारे समाज में जो इनइक्वलिटीज़ हैं, जो असमानताएं हैं, उनको क्या किया जाए, रिड्यूस किया जाए। गोल नंबर 10 बताता है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज़। गोल नंबर 11 बताता है सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। गोल नंबर 12 बताता है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। उसके बाद गोल नंबर 13 बताता है क्लाइमेट एक्शन के बारे में। गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर।
ठीक है स्टूडेंट, गोल नंबर 6 और गोल नंबर 14 में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो गोल नंबर 6 है उसमें क्या है, ड्रिंकिंग वाटर की बात की गई है, क्लीन वाटर की बात की गई है और सैनिटेशन की बात की गई है। लेकिन स्टूडेंट जो गोल नंबर 14 है उसमें क्या है, लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है। मीन्स कि जो क्या हैं, जो सी हैं, जो शीज़ होते हैं, जो क्या है समुद्र हैं, उनमें जो भी जीव जंतु रहते हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो भी मैराइन क्रिएचर्स हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करते हैं अंडर गोल नंबर 14, जिसमें कि क्या है, लाइफ बिलो वाटर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है गोल नंबर 15, लाइफ ऑन लैंड। उसके बाद गोल नंबर 16 है, उसमें बताया गया है पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। उसके बाद गोल नंबर 17 है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो स्टूडेंट ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए हैं, जो कि क्या हैं, टोटल 17 गोल हैं। इनको आपको ध्यान रखना होगा। इनमें से किसी भी स्टेट सर्विस के एग्जामिनेशन में आपसे कोई भी एक गोल पूछा जा सकता है, तो इसीलिए इस पूरी इस पिक्चर को आप ध्यान रखें। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं स्टूडेंट। इसमें जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल इज़ द इनिशिएटिव ऑफ। स्टूडेंट आपको इसका आंसर देना है कि जो ये डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी है ये किसके द्वारा लिया गया एक इनिशिएटिव है। तो बताइए स्टूडेंट्स कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जो डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी है, इस इनिशिएटिव को लिया गया था यूनाइटेड नेशन के द्वारा। 2014 से 2024 का जो डिकेड है, इसको डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी डिक्लेयर किया गया था। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the nodal institution is for implementation of sustainable development goals in India? इसमें ये पूछा गया है कि इंडिया में जो SDG गोल्स हैं, ठीक है स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अभी तक जो हमने 17 जो SDG गोल्स की बात की थी, वो हमने बात की थी किसके बारे में, यूनाइटेड नेशंस। ये जो आप 17 जो गोल्स पढ़ते हैं, ये किसके गोल्स हैं, ये हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा दिए गए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। लेकिन स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे हैं, इसमें पूछा गया है कि इंडिया के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनके बारे में कहा गया है कि बताइए ऐसा कौन सा नोडल इंस्टीट्यूशन है जो कि क्या होता है, जो इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या है, उत्तरदायी है। तो बताइए ऐसा कौन सा नोडल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इम्प्लीमेंट करता है। इसका आंसर होगा नीति आयोग। ठीक है, जो नीति आयोग है वो एक नोडल इंस्टीट्यूशन है जो कि इंडिया में जो SDG गोल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट कराता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की थीम क्या है। तो स्टूडेंट बताइए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की इस बार की थीम क्या थी। इस बार की थीम थी री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। इसको ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम में, अपकमिंग एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2021 की थीम क्या थी। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर, और ये इस ईयर की थीम है 2021 की। स्टूडेंट जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है वो ईच ईयर, एवरी ईयर कब है, 5 जून को मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे कि इन्वायरमेंट को क्या किया जा सके, इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस को फैलाया जा सके। इसके बाद स्टूडेंट जो इस ईयर का जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था जो कि 5 जून को सेलिब्रेट किया गया था, उसमें ही जो यूनाइटेड नेशन है उसने जो ये डिकेड है 2021 से 2030 तक का, इसको क्या है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इकोसिस्टम रीस्टोरेशन के डिकेड के रूप में इसको क्या कर दिया गया है, डिक्लेयर कर दिया गया है। जबकि स्टूडेंट अभी जो हमने अपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था वो क्या था, उसमें हमने पढ़ा था कि वो जो
डिकेड है वो 2014 से लेकर क्या है, वो 2014 से लेकर उसको 2024 तक का जो डिकेड ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी था उसको भी यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही बनाया गया था। लेकिन वो क्या था, सस्टेनेबल एनर्जी का डिकेड था, जो कि 2014 से 2024 तक के लिए था। लेकिन जो इस बार का जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे जो कि 5 जून को हुआ था, उसमें जो यूनाइटेड नेशन है उसने जो नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो डिकेड का जो फॉर्मेशन किया है, उसके लिए टॉपिक दिया है इस बार का इकोसिस्टम रीस्टोरेशन को। ठीक है, जो कि 2021 से 2030 तक के डिकेड के लिए दिया है। इसमें है इकोसिस्टम रीस्टोरेशन, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। तो स्टूडेंट ये बताइए कि जो ये परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है इसको किसके द्वारा दिया गया, इसको दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। इसको रिलीज़ किया गया 2019-20 के इंडेक्स के लिए, जिसमें कि पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार और केरला ने क्या है, हाईएस्ट ग्रेड A++ को उन्होंने गेन किया है। और स्टूडेंट ये जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, इसके जो इंडिकेटर्स हैं इनको क्या है, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि पहली जो कैटेगरी है उसमें आउटकम्स के अकॉर्डिंग और जो दूसरी कैटेगरी है उसमें गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट को बेस बनाकर क्या है, इसकी मार्किंग की गई थी, इसकी इंडेक्सिंग इन 2 कैटेगरीज के बेसिस पर की गई थी। उसके बाद स्टूडेंट जो बिहार और मेघालय हैं, बिहार और मेघालय ने उनने क्या है, उनका जो परफॉर्मेंस था वो लोएस्ट रहा। किसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में बिहार और मेघालय का जो रैंकिंग थी, जो उनका स्कोर था वो लोएस्ट रहा। किस चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में बिहार और मेघालय को सबसे कम स्कोर उनको मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद इसमें जो ये पूरा इसकी ये पूरी रैंकिंग दी गई है, जिसमें कि ये बताया गया है कि द स्टेट्स एंड यूटीज़ वर स्कोर्ड 70 पैरामीटर्स अंडर 5 मेन हेड्स। इसमें क्या है, 5 मेन हेडिंग्स थी और उसमें भी अलग अलग सब कैटेगराइजेशन में टोटल 70 पैरामीटर्स थे, जिसके थ्रू कि ये जो क्या है, ये परफॉर्मेंस जो ग्रेडिंग इंडेक्स है इसको क्या किया गया था, इसको दिया गया था, इसका मूल्यांकन किया गया था, जिसमें कि सबसे पहले जो कैटेगराइजेशन है वो किया गया था लीडिंग आउटकम्स के बेसिस पर, क्वालिटी के बेसिस पर, एक्सेस के बेसिस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ के बेसिस पर, इक्विटी को इसका एक कैटेगराइजेशन का वो माना गया था, गवर्नेंस प्रोसेसेस कैसी हैं इस चीज़ के बेसिस पर। तो पंजाब क्या है, पंजाब पहली रैंक में रहा, दिल्ली 6th रैंक पे रहा और हरियाणा 11th रैंक पे रहा और हिमाचल प्रदेश 13th में रहा, जम्मू एंड कश्मीर 26th रैंक पर रहता है। तो स्टूडेंट ये क्या था, ये था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले ये क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको क्या किया गया, रिलीज़ किया गया। और इसको सबसे पहले क्या है 2019 में रिलीज़ किया गया था। और इस बार का जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, जो कि रमेश पोखरियाल निशंक हैं, उन्होंने जब इसको रिलीज़ किया तो ये क्या था, थर्ड टाइम का उन्होंने जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, थर्ड टाइम उन्होंने इसको रिलीज़ किया, जिसमें कि जो टॉप रैंकिंग है उसमें रहे पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार आइलैंड और साथ ही केरला। इनको क्या है, हाईएस्ट ग्रेड दिए गए 2019-20 के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में। और साथ ही हमने इसमें पढ़ा कि जो बिहार और मेघालय हैं, उन्होंने क्या है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ में बहुत ही कम स्कोर किया। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट हमने क्या है, इसमें रैंक को देखा। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि द अटलांटिक चार्टर इज़ इन न्यूज़। स्टूडेंट बताइए कि जो अटलांटिक चार्टर है जो अभी न्यूज़ में है, ये क्यों है। ठीक है, अटलांटिक चार्टर से आप क्या समझते हैं।
स्टूडेंट जो अटलांटिक चार्टर है ये जो कि क्या है प्रेसिडेंट जो बिडेन हैं और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हैं उन्होंने क्या किया, रिसेंटली इस डॉक्यूमेंट को उन्होंने इंस्पेक्ट किया था, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड था, अटलांटिक चार्टर से रिलेटेड था। ये क्या है, अटलांटिक चार्टर एक ऐसा डिक्लेरेशन है जिसको कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल और यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद, ठीक है, उसमें उसके द्वारा वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद कि हमारा उसके बाद वर्ल्ड में कैसे काम किया जाएगा, इस चीज़ को लेकर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे विंस्टन चर्चिल और जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने क्या है पहली बार इस डिक्लेरेशन को साइन किया था अगस्त 1941 में, ठीक है, जिसमें कि स्टूडेंट ये कहा गया था कि इन दोनों के द्वारा कि जब वर्ल्ड वार सेकेंड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद के वर्ल्ड को कैसे चलाया जाएगा, उसके बाद जो वर्ल्ड है उसमें जो पीस है उसको कैसे इस्टेब्लिश किया जाएगा और जो गवर्नमेंट है वो क्या होगी, किस टाइप से होगी, किस प्रकार से होगी। और ये कहा गया कि टेरिटरीज़ के बीच में अगर क्या है वॉर के द्वारा जो कंट्रीज़ आपस में क्या करती हैं, एक दूसरे की टेरिटरीज़ को उसको एक्वायर करती हैं, तो इसको क्या है, ये एक अच्छा तरीका एक्वायर करने का नहीं है। इसमें ये सब चीज़ें कही गई थी जिसे कि क्या कहा जाता है, अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। लेकिन स्टूडेंट ये रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि जो अमेरिका के जो अभी जो प्रेसिडेंट हैं जो बिडेन और जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने क्या है इस अटलांटिक चार्टर को एक बार क्या है फिर से इसको इंस्पेक्ट किया और दोनों ही लीडर्स ने इस पर क्या किए, इस पर एक साइन किया और इसको क्या किया, इसको एक न्यू अटलांटिक चार्टर का नाम दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि क्या किया जाए, डिफेंड द प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़ एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी एंड ओपन सोसाइटीज़। ये कहा गया दोनों ही लीडर्स के द्वारा कि क्या किया जाए, ऐसे प्रिंसिपल्स को लाया जाए जो कि डेमोक्रेसी के लिए क्या करते हों, डेमोक्रेसी को बचाते हों, डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन को बनाते हों और किसी भी कंट्री में जो हो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को सुरक्षित किया जाए, उसकी वैल्यूज़ को बनाकर रखा जाए और ओपन सोसाइटीज़ के डेवलपमेंट के लिए काम किया जाए। ये सब इस न्यू अटलांटिक चार्टर के अंदर ये सब डिक्लेरेशन किए गए थे और इन दोनों लीडर्स के द्वारा इस न्यू अटलांटिक चार्टर को साइन किया गया था, जिसमें कि क्या है यूएसए के प्रेसिडेंट जो बिडेन थे और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इसको क्या है न्यू अटलांटिक चार्टर का नाम दिया, जिसका एम क्या था, डिफेंड करना डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स को, उसकी वैल्यूज़ को और डेमोक्रेसी के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन बनाना और साथ ही क्या है ओपन सोसाइटीज़ को क्रिएट करना। और ये कहा गया इसमें कि जो गवर्नमेंट हैं वहाँ पर क्या है वो लोगों के अकॉर्डिंग जो लोग होंगे, वहाँ के पीपल होंगे किसी भी कंट्री के, वहाँ के लोग क्या है अपनी गवर्नमेंट को चुनने के लिए फ्री होंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द बीड मॉडल वाई इन न्यूज़। स्टूडेंट बीड मॉडल आपने न्यूज़ में सुना होगा, आपको ये बताना है कि ये किससे रिलेटेड है। स्टूडेंट जो बीड मॉडल है ये क्या है, महाराष्ट्र में जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उससे रिलेटेड ये बीड मॉडल है जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक मॉडल है, जिसमें कि जो ये बीड है स्टूडेंट ये क्या है, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन में क्या है एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जो कि क्या है ड्रॉट प्रोन एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है। तो यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसमें क्या है इस बीड मॉडल को लाया गया और ये कहा गया कि पूरे स्टेट में अब इस बीड मॉडल का इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। स्टूडेंट बेसिकली ये जो बीड मॉडल था यहाँ पर क्या है अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है तो वो क्या है अगर वो अपना कोई भी काम करती थी तो वो अगर वो क्या है कोई भी इंश्योरेंस देती थी तो उससे क्या
था उस कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था, और इससे क्या है कोई भी कंपनी क्या है वो अब ये जो बीड डिस्ट्रिक्ट था वहाँ पर क्या है अपना इंश्योरेंस नहीं देती थी। लेकिन स्टूडेंट गवर्नमेंट के द्वारा उनको अट्रैक्ट करने के लिए, इंश्योरेंस को अट्रैक्ट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी गाइडलाइंस में कुछ चेंजेस किए और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की गाइडलाइंस को चेंज किया, जो कि महाराष्ट्र के जो स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, और उन्होंने नई गाइडलाइंस को जारी किया जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो इंश्योरेंस कंपनी है उनको क्या किया जाएगा, उनको अब 110% का प्रीमियम दिया जाएगा, ये कहा गया। और उसमें क्या है, उसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस को भी बताया गया। स्टूडेंट आपको बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, वैसे तो मैंने आपको ये क्या है काफ़ी एक्स्ट्रा डिटेल हो जाए इसीलिए बता दिया है, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो वो ऐसे पूछा जाएगा कि बीड मॉडल किससे रिलेटेड है, तो वो कहाँ से है, महाराष्ट्र से रिलेटेड है। महाराष्ट्र में जो बीड मॉडल है वो क्यों आया, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उससे रिलेटेड है, उसके इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड है, जिससे कि इंश्योरेंस कंपनीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए कहा गया कि आपको क्या होगा 110% प्रीमियम गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाएगा, कुछ कंडीशंस और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के अंडर, ठीक है, जिससे कि क्या किया जा सके, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं उनको क्या हो, ड्रॉट की कंडीशंस में लोन मिल सके, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराया जा सके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पक्के टाइगर रिजर्व, स्टूडेंट बताइए कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है, और स्टूडेंट ये इसीलिए न्यूज़ में है क्योंकि अभी क्या हुआ था कि जो पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर 200 से ज़्यादा वर्कर जो थे, जो कि क्या थे, नॉन परमानेंट वर्कर थे, उन्होंने क्या किया, अरुणाचल प्रदेश में वो स्ट्राइक पर चले गए, क्योंकि उनको दिसंबर 2020 से क्या है अभी तक उनको उनकी वेजेस का पेमेंट वहाँ जो पक्के टाइगर रिजर्व है उनकी अथॉरिटीज़ के द्वारा नहीं किया गया था, तो इसीलिए वो स्ट्राइक पे चले गए, तो इसीलिए ये न्यूज़ में ये क्या है हाईलाइट हुआ था। लेकिन स्टूडेंट हमसे पूछा जा सकता है कि पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। और स्टूडेंट 2016 में इस पक्के टाइगर रिजर्व को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 इसको मिला था, ठीक है, और इसको मिला था कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज की कैटेगरीज में इसने जीता था इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2016 को, जिसमें कि इसने क्या किया था, इसका जो हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम है उसके लिए इसको ये अवार्ड दिया गया था। और स्टूडेंट ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है ये क्या है, भरेली और कामेंग रिवर इसके वेस्ट में है, वेस्ट और नॉर्थ में है, जबकि जो पक्के रिवर है वो क्या है, इसके ईस्ट में है। स्टूडेंट जो भी न्यूज़ में टॉपिक आता है हमें इसका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या है अब जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं वो क्या हैं, वो थोड़ा सा इस तरीके से बनते हैं, मैप बेस्ड बनते हैं। तो इसमें क्या है ये भी पूछा जा सकता है कि जो पक्के टाइगर रिजर्व है उसके क्या है, उसके वेस्ट में कौन सी रिवर है, तो आप कहेंगे क्या है, भरेली या कामेंग रिवर है, और ईस्ट में कौन सी रिवर है, या पक्के रिवर है। या फिर सीधे आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बताइए पक्के टाइगर रिजर्व के आसपास कौन कौन सी रिवर्स वहाँ पर फ्लो होती हैं, तो आप कहेंगे भरेली और कामेंग रिवर जो कि वेस्ट में है, और जो कि पक्के रिवर है वो ईस्ट में फ्लो होती है। और स्टूडेंट ये जो पक्के टाइगर रिजर्व है उसको पाखुई टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, और ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। और स्टूडेंट आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सैसा ऑर्चिड सेंचुरी कहाँ पर है, तो इसका आंसर भी क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश होगा, वेस्ट ऑफ कामेंग रिवर। स्टूडेंट जो कामेंग रिवर है उसके वेस्ट में ही क्या है,
सैसा ऑर्चिड सेंचुरी है जो कि यहाँ पर है, वो भी अरुणाचल प्रदेश में ही सिचुएटेड है। स्टूडेंट क्या है, अब क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं। अब कोई भी जैसे पक्के टाइगर रिजर्व आ गया तो उसके आसपास के जो भी प्लेसेस हैं, आसपास के जो भी रिवर्स हैं या आसपास के जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, उन सबको भी एग्जाम में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट के फॉर्म में। तो क्या है, आपको सिर्फ एक वन लाइनर पर ही ध्यान नहीं रखना है, ठीक है, आपको थोड़ा वाइड पढ़ना है। तो उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, ये क्या हैं, ये इंडिया के जो टाइगर रिजर्व्स हैं ये दिए गए हैं। जबकि स्टूडेंट अभी क्या है, हमने पक्के टाइगर रिजर्व को पढ़ा, जिसे कि मैंने बताया कि इसको पखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। और आप ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश को मैप में, ठीक है, जो कि पखुई टाइगर रिजर्व है, इसी को ही पक्के टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। और स्टूडेंट ये क्या हैं, यहाँ पर और भी दिए गए हैं। कामलंग दिया गया है, नामदफा नेशनल पार्क दिया गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क दिया गया है और पाखुई टाइगर रिजर्व है। ये सब के सब कहाँ पर हैं, अरुणाचल प्रदेश में हैं, ठीक है। और ये क्या है, टाइगर रिजर्व्स हैं। इसके बाद स्टूडेंट ये आपने मैप में देख लिया। इसके बाद ये क्या है, ये भी मैप में ही दिया गया है कि जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये पक्के टाइगर रिजर्व है यहाँ पर, और ये नामदफा नेशनल पार्क है जो कि अरुणाचल प्रदेश में ही है। ये क्या है, हमारी इंडिया का क्या है, नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ठीक है। इसे क्या कहा जाता है, जो कि ईस्टर्न हिमालय का हॉट स्पॉट भी कहा जाता है, ठीक है। पखुई टाइगर रिजर्व का या पक्के टाइगर रिजर्व का जो एरिया है उसको क्या कहा जाता है, ईस्टर्न हिमालयाज बायोडाइवर्सिटी है उसका हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक है, पखुई टाइगर रिजर्व को या फिर पक्के टाइगर रिजर्व को। तो स्टूडेंट इसमें हम लोकेशन देख रहे थे कि ये क्या है, पक्के टाइगर रिजर्व है और उसके ईस्ट में क्या है, नामदफा नेशनल पार्क है। मैप में आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ईस्ट टू वेस्ट इनको अरेंज करिए या फिर नॉर्थ टू साउथ इनको अरेंज करिए। और स्टूडेंट आप ये देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है और नामेरी नेशनल पार्क है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये क्या है, असम में जो है मानस नेशनल पार्क भी आप देख सकते हैं, और ये वेस्ट बंगाल में बुक्सा नेशनल पार्क भी या बुक्सा टाइगर रिजर्व भी आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट हमने क्या है, कुछ और नेशनल पार्क्स की भी या फिर कुछ और टाइगर रिजर्व की लोकेशन को भी मैप में देख लिया। स्टूडेंट उसके बाद जो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है कि लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन LTE क्या होता है। स्टूडेंट ये क्या है, करंट में एक न्यूज़ थी जिसमें कि ये कहा गया कि जो यूनियन कैबिनेट है हमारी, उसने जो रेलवे है उसके लिए क्या किया है, 5 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम अलॉट किया गया है, जिसमें कि 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है वो क्या है, प्रीमियम किया गया है, जिसमें कि रेलवे को दिया गया है, जिससे क्या किया जा सके, रेलवे उसको यूज़ कर सके, कहाँ पर, जो भी क्या है, पब्लिक सेफ्टी के लिए और सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए कुछ एरियाज़ में रेलवे के द्वारा उनको यूज़ किया जाए। और स्टूडेंट इसके लिए क्या है, जो ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है इसको यूज़ करेगी रेलवे, कहाँ पर, जो कि क्या है, मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन है MTRC ऑन इट्स रूट्स। इसके बाद ये कहा गया है कि जो ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन है, अगर इस टेक्नोलॉजी से क्या होगा, इससे हेल्प मिलेगी कि जो भी ट्रेन एक्सीडेंट्स हैं उनको रोका जा सकता है, और जो क्या होती हैं, जो डिलेज होते हैं, जो कि क्या होते हैं, देरी हो जाती है एक्शंस में, रियल टाइम इंटरेक्शन में, किसके बीच में, जो कि कंट्रोल सिस्टम होता है और जो क्या होता है वहाँ पर जो भी लोको पायलट होता है ट्रेन में, उनके बीच में क्या है, इंटरेक्शन को, रियल टाइम इंटरेक्शन इनेबल करने के लिए, जिससे कि डिले ना हो, ठीक है, और ट्रेन को क्या हो, कोई भी एक्सीडेंट्स होने से बचाया जा सके। इसीलिए क्या है, ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन न्यूज़ में अभी आया था।
और स्टूडेंट इसमें ये कहा गया है कि जो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन होता है ये क्या है, ये एक 4th जनरेशन वायरलेस स्टैंडर्ड है जो कि क्या करता है, इंक्रीज्ड नेटवर्क कैपेसिटी को प्रोवाइड कराता है और जो हमारे सेल फोन्स होते हैं उनको इंक्रीज्ड स्पीड प्रोवाइड कराता है, ठीक है। और जो भी सेलुलर डिवाइसेस होती हैं उनमें क्या है, जो 3rd जनरेशन टेक्नोलॉजी है, जो 3G टेक्नोलॉजी है, उससे अच्छी टेक्नोलॉजी, उससे अच्छी नेटवर्क स्पीड को और अच्छी कैपेसिटी को प्रोवाइड कराता है। तो स्टूडेंट इसमें हमने पढ़ा कि अभी यूनियन कैबिनेट ने क्या किया है, रेलवे को क्या दिया है, रेलवे के लिए 5 मेगाहर्ट्ज का एक स्पेक्ट्रम अलॉट किया है जिसमें कि क्या कर सकती है, रेलवे के द्वारा इसका यूज़ किसके लिए किया जाएगा, इसका यूज़ किया जाएगा मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन में किया जाएगा अपने रूट्स पर, और जिससे कि ट्रेन एक्सीडेंट्स को बचाया जा सके और जो क्या होती है, देरी हो जाती है रियल टाइम फंक्शंस में, रियल टाइम इंटरेक्शन में लोको पायलट और कंट्रोल सिस्टम के बीच में, उसको क्या है, कंट्रोल स्टेशन जो होते हैं उनके बीच में जो इंटरेक्शन है उसको क्या किया जा सके, उसको क्विक बनाया जा सके। तो स्टूडेंट आज के 10 क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।